गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा उत्क्रमित विश्वविद्यालय कैया से हूँ और आज 12वीं कक्षा की जो है राजनीति विज्ञान की पुस्तक का पहला चैप्टर जो है शीत युद्ध का दौर आज हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत संचालित करेंगे। आइए हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शीत युद्ध दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। शीत की जो स्थिति होती है, शीत की जो प्रकृति होती है बच्चों, वह ठंडी होती है और युद्ध की प्रकृति ठीक इसके विपरीत गर्म स्वभाव की होती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा स्लाइड की ओर और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शीत और युद्ध ये दो देशों का जो है झंडे के तहत एक लड़ने की स्थिति में जो है चित्र दिखाया गया है, जो अमेरिका और यूएसएसआर को दिखा रहा है और यह दोनों युद्ध करने की स्थिति में जो होती है उसके तहत जो है दिख रहे हैं। तो यह शीत युद्ध जो था छात्रों, यह ऐसा युद्ध था, वह कभी भी वास्तव में हुआ नहीं, उस पर शीत गिरता रहा, उसकी जो है गर्माहट को ठंडी कर दी गई और यह एक विचारधारा की लड़ाई ही बनकर उभरी। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि यह और इसके दरमियान कौन कौन सी जो है घटनाएं घटित हुई, उस पर भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। इस कक्षा के समाप्ति के उपरांत आप यह सीख पाएंगे कि शीत युद्ध क्या है, सेंटो सीटो क्या है, वार्सा पैक्ट नाटो क्या है, क्यूबा संकट क्या था, आपका कोरिया युद्ध क्या था, वियतनाम युद्ध क्या था और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चला वह क्यों संचालित हुआ और जो है इसके बीच में जो है कई प्रकार की संधियां, परमाणु संधियां जो है की गई, उसकी जानकारी आप हम लोग इसके माध्यम से देंगे। चलिए तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि शीत युद्ध क्या है। अभी जस्ट हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि शीत युद्ध जो है दो महाशक्तियों के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो है एक वैश्विक राजनीति पे दो विचारधाराओं की जो है लड़ाई थी और यह लड़ाई पूरे विश्व को दो भागों में बांटने का कार्य जो है कर रही थी। तो यहाँ यह आप इस स्लाइड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उस पे आगे यह लिखा हुआ भी है कि यह जो दोनों देश जो थे वह महाशक्ति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरे विश्व में साबित हो चुके थे कि ये परमाणु संपन्न देश हैं और दोनों इतने शक्ति संपन्न हैं कि अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होती तो यह भी नहीं पता चलता कि विजेता कौन है और जो है हारा कौन है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसका कारण प्रथम विश्व युद्ध बना था और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। आप यह जानते हैं या यह जान लीजिए आप कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान पूरा विश्व जो है, ये देख रहे हैं आप पीले कलर से जो देश हैं, वे पूरे विश्व को जो है मिल करके के इन 3-4 देशों को जो है हराने का प्रयास किया गया था और पूरा विश्व जो है दो भागों में बट चुका था और यही द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कारण बना था शीत युद्ध की शुरुआत का। तो चलिए आगे हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस दरमियान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। यह इस चीज को हम लोग अभी समझ गए हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि वह संकट की बात करते हैं। यह घटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है शीत युद्ध के दौरान। देखिए यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, मानचित्र को देखने का प्रयास करिएगा कि ये जो लाल कलर से दिखाया हुआ
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच जो यह छोटा सा जो लाल कलर का देश है, यही मित्रों क्यूबा है। और यह क्यूबा जो है संयुक्त राज्य के बगल में जरूर है, बट यह इसकी पॉलिसी अर्थात पूंजीवाद को नहीं मानता है। यह किसका मानता है? ये जो यूएसएसआर है उसकी पॉलिसी मानता है, अर्थात साम्यवाद को मानता है, समाजवाद की बात करता है। और यह क्यूबा जो देश था, यहाँ यूएसएसआर की फंडिंग होती थी, वहां की पॉलिसी मानी जाती थी वहां पे, या यह कहें कि वहां की सरकार यूएसएसआर की सरकार की कठपुतली हुआ करती थी। अब हुआ क्या था, यह जानने का हम लोग जो है प्रयास करेंगे। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर की जो सरकार थी, निकिता क्रुश्चेव की जो सरकार थी, उनको यह संदेह हो गया कि हमारे समर्थित इस क्यूबा देश में यूएसए जो है कभी भी हमला कर सकता है। वहां की सरकार जो थी, फिदेल कास्ट्रो की सरकार जो थी, उसको कभी भी वह तख्ता पलट कर सकता है। इस संदेह होने के उपरांत निकिता क्रुश्चेव ने यह सोचा कि हम इस देश में इतने सैनिक, इतने हथियार तैनात कर देंगे कि अमेरिका उस पर जो है इच्छा जो है उसकी उस पर पानी फिर जाएगा। और हुआ यही 1962 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं निकिता क्रुश्चेव जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति हैं, और ये हैंडसम जो है जॉन एफ कैनेडी, आप देख सकते हैं कि जो है यूएसए के राष्ट्रपति हुआ करते थे उस दरमियान। तो निकिता क्रुश्चेव जब सैनिक अड्डे के रूप में सोवियत समर्थित जो क्यूबा था वहां पर तैनात कर दिए, तो उसके कुछ समय बाद, 3 हफ्ते बाद, ऐसा आता है किताबों में कि 3 हफ्ते के बाद जो है जॉन एफ कैनेडी सरकार को यह पता चला कि वहां पे इस तरह की कार्रवाई यूएसएसआर की जो तरफ से की जा रही है। तो यूएसएसआर की तरफ से जब ऐसी कार्रवाई की गई, यूएसए को जब ऐसा पता चला, तो वह भी स्वाभाविक सी बात थी कि वह इस स्थिति को निपटने के लिए जो है उससे कार्रवाई करना लाजमी था। तो उन्होंने भी यह प्रस्ताव रखा, यह पारित किया, यह निर्णय लिया कि हम अपने जंगी जहाज को जो है वहां उसके विरुद्ध भेजेंगे, ताकि जो है उसको वहां से जो है हटाया जा सके। यूएसएसआर की जो पॉलिसी चल रही थी उसके नजदीक आने की, उसको से वहां से हटाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता बच्चों, तो यूएसएसआर जो है काफी खतरनाक हो सकता था यूएसए के लिए, क्योंकि वह बहुत नजदीक से हमला कर सकता था। और चूंकि पूरा विश्व यह जान रहा था कि यह लड़ाई कभी भी हो सकती है। आज हम भले यह कह सके कि नहीं हुआ, लेकिन उस समय यह कोई नहीं कह सकता था कि युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो जब यह स्थिति उत्पन्न हो गई, इसी को आज विश्व इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति हो गई थी कि पूरा विश्व यह मान रहा था कि अब युद्ध हो करके ही रहेगा। चलिए आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करते हैं इस मैप को। इस मैप में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 2 कलर की देश आपको जो है दिख जाएंगे। एक रेड कलर का जो देश है और एक येलो कलर का जो देश है। आप लोग नाटो का नाम सुने होंगे। आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि नाटो था क्या। नाटो यह जो देश देख रहे हैं, इसमें 12 देश हैं। यह इधर किनारे पे जो है लिखा हुआ भी है, और वार्सा पैक्ट के भी देशों की चित्र यहाँ कर दी गई है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप समझ पाए कि कौन कौन सा देश है। यहाँ पर यह समझ लें हम लोग कि यह जो नाटो सदस्य जो देश थे, वह यूएसएस के विरुद्ध, यूएसए के समर्थक में, यूएसए के द्वारा जो है यह गुट बनाया गया था, जो अप्रैल 1949 में बना था बच्चों। और इसका फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि के नाम से यह जाना जाता है। और इसकी पॉलिसी जो थी वह यूएसएसआर के जो पॉलिसी थी उसके विरुद्ध इसका काम करना होता था। और इन देशों के बीच में एक और सहमति थी, एक और कमिटमेंट थी कि अगर इन छोटे देशों पर भी कोई देश अगर किसी भी प्रकार की विरुद्ध कार्रवाई करता है, तो यह माना जाएगा कि पूरे देश पे जो है हमला किया गया है और पूरा देश मिल करके उसका विरोध करेंगे। हुआ भी यही। अमेरिका जब ऐसी कार्रवाई कर दिया, ऐसा संगठन बना दिया, तो जब
कुछ समय के बाद यूएसएसआर को जब पता चलता है ये कि ऐसा पैक्ट हुआ है इन लोगों के बीच में, तो वह स्वाभाविक सी बात है, दोनों एक दूसरे के कटु जो है दुश्मन थे। तो 1955 में वार्सा पैक्ट यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये जो लाल कलर के देश दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया आदि जो देश हैं, ये सारे वार्सा पैक्ट के अंतर्गत एक हो गए। और सेम इसकी पॉलिसी जो थी बच्चों, वह नाटो के विरुद्ध हुआ करती थी। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और आपको देश दिख रहे होंगे जो ग्रे कलर के हैं, और एक जो है हरा कलर का जो है दिख रहा है यूगोस्लाविया। यह साम्यवाद समर्थित देश था, परंतु यह फिर भी वार्सा पैक्ट में शामिल नहीं हुआ था। यह अपना स्वतंत्र रहने की पॉलिसी पे कार्य कर रहा था उस समय। और कुछ ऐसे देश जो हैं जैसे आयरलैंड, स्वीडन, यहाँ पर ये देखिए फिनलैंड है, तो ये सब जो देश हैं यह किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे थे और अपना डेवलपमेंट अपनी दुनिया में वो मस्त रहा कर रहे थे, इससे कोई मतलब उनका नहीं था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको यहाँ तक कुछ समझ में बात आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग को सुनने में आता है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। वो कभी कभी बच्चों को यह शंका हो जाती है कि वर्ल्ड तो एक ही है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि हम लोग यह जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड जो है और थर्ड वर्ल्ड जो है, यह द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जो है पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। एक जो था यूएसए को समर्थित था और दूसरा जो है यूएसएसआर को समर्थित था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो पीले कलर से देश दिखाए गए हैं बच्चों, वह फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं, और जो रेड कलर से दिखाए गए हैं वह सेकंड वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। यह जो देश थे ये विकसित थे और पूंजीवाद के समर्थक थे, उदारवाद के समर्थक थे। और यह जो सेकंड वर्ल्ड के जो देश थे विकसित यह भी थे, और लेकिन यह समाजवाद और साम्यवाद के समर्थक माने जाते थे। एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको हरे कलर के भी देश दिखाए गए हैं, जो आपको दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। इसमें भी अपना देश भारत भी इसी में शामिल है, जो थर्ड वर्ल्ड में आता है। और ये वे देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह देश स्वतंत्र हुए। करीब करीब सारे तो देश नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम देश जो है ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी देश का गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, जब पूरा विश्व दो भागों में बंट रहा था, अमेरिका जो है यूएसएसआर को अपनी बात मनवाने में तुला हुआ था, और यूएसएसआर जो था वह यूएसए को अपनी बात मनवाने पे तुला हुआ था। तो अब ये जो संगठन बनाया गया, सीटो जो बनाया गया, यह यूएसए के द्वारा जब दक्षिण और पूर्व देशों के साथ जब समझौता किया गया पूर्वी एशिया में, तो यह सेंटो के नाम से जो है जाना गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड, बांग्लादेश, आपका यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है, सॉरी पाकिस्तान भी है। तो ये सारे देश जो है, इससे समझौता जो किया गया, यह सीएटो के नाम से जाना गया। और यह जो संगठन बना था वह दक्षिण पूर्व एशिया में यूएसए के द्वारा की गई कार्रवाई थी। उसी प्रकार जो है सेंटो बना, जिसमें आपका ईरान, इराक और तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान आदि के साथ जब समझौता किया यूएसएसआर को हराने के लिए, उसकी बात जो है मनवाने के लिए, तब इसको हम लोग सेंटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह देश इतने संपन्न थे, शक्तिशाली थे, दोनों के बीच में इतनी जो है शक्ति थी कि आपस में स्वयं ही लड़ सकते थे। तो ये लोग इतने सारे गुट क्यों बना रहे थे, क्या कारण था इसके पीछे, वह थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग यह देखते हैं, पाते हैं कि पहला सबसे जो उनको लाभ होता था किसी देश के साथ जो है संधि संगठन बनाने में, वह यह होता था कि वह छोटे से देश
के सारे संसाधन को वह आसानी से उपयोग कर पाते थे और वहाँ की जो धरती होती थी, जो जमीन होता था, वहाँ उसको अपने लाभ के लिए जो है यूज कर पाते थे। वहाँ सैनिक ठिकाने के रूप में अपनी सैनिक संपदा, अपने हथियार वहाँ पर खूब आसानी से वहाँ पर ले जा सकते थे, रख सकते थे, तैनात कर सकते थे। और सबसे बड़ी जो एक और लाभ होता था वो उनको आर्थिक लाभ भी होता था। जिस देश के साथ ऐसी कार्रवाई की जाती थी वहाँ के देश से आर्थिक मदद ली जाती थी, यह कर करके कि हम आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो इसकी कुछ न कुछ कॉस्टिंग जो है, जो खर्च हो रहे हैं, उसमें आपको भी बेयर करना होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कोरिया युद्ध के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोरिया युद्ध जो है, कोरिया के पहले नक्शा जो है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। कोरिया देखिए यहाँ पे जो है ये चाइना के सटे हुए इसकी बाउंड्री लगती है। यह नॉर्थ कोरिया है और यह साउथ कोरिया है। आप यह जान लीजिए कि दोनों जो देश थे वह एक जो है साम्यवादी, यहाँ देख लीजिए आप जो है साम्यवादी, चीन भी जो है साम्यवादी देश है और यहाँ पर इसका जो है यूएसएसआर का भी बाउंड्री यहाँ पर से थोड़ी सटती है। तो यह जो देश था यूएसएसआर और साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था और यह देश जो था यह पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका का समर्थित था। तो इन देशों के बीच में जो है युद्ध जो हुआ 1950 से 1953 के बीच हुआ। यह देखिए यहाँ जो है आपको यूएसए का जो है झंडा भी दिख जाएगा, यानी कि यह यूएसए के जो है सैनिक जो है वह इस लड़ाई में शामिल हुए थे और इस व्यवस्था को जो है, इस लड़ाई को दूर करने में भारत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। और यह लड़ाई पहले तो इन देशों के बीच में आपसी लड़ाई थी, परंतु जब इसके समर्थक देश सामने आ गए तो यह लड़ाई जो है छोटी ना होकर के बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। और लड़ाई का मुख्य कारण क्या था बच्चों? यह जो उत्तरी कोरिया जो था वह कहता था कि यह हमारी संप्रभुता है, यहाँ पे हमारा है यह, और यह जो कहता था कि यह हमारा है। इसी के बीच में जो है लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद विश्व पटल पर जो है उत्तरी अमेरिका के साथ जो है यूएसएसआर आया और दक्षिणी कोरिया के साथ जो है आपका यूएसए आया और फिर भारतीय पहल और यूएनओ के द्वारा इस समझौते का, इस युद्ध का समाधान निकाला गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं बर्लिन की स्थिति। बर्लिन की जो दीवार हुआ करती थी उसकी भी बहुत रोचक इतिहास रहा है शीत युद्ध के दरमियान। चित्र आप मैप के माध्यम से थोड़ा बर्लिन को देखने का प्रयास करें कि बर्लिन की स्थिति क्या थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बच्चों बर्लिन का चित्र जो है, मानचित्र जो है दिखाया गया है। यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे हैं कि जो यह पूर्वी भाग जो है वह देखिए यहाँ पर सोवियत यूनियन का जो है झंडा दिखाया गया है, अर्थात यह पार्ट जो है वह किसके कब्जे में है? वह यूएसएसआर के कब्जे में है। और इधर जो पूर्वी भाग है जर्मनी का, वह देखिए यहाँ पर आपका जो है ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूएसए है। तो इन देशों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान यह भागों में विभाजित था। और उसके बाद जब यह व्यवस्था हो गई तो क्योंकि यह साम्यवादी समर्थक था तो यहाँ पर विकास के अवसर बच्चों कम मिलते हैं। यहाँ पे जो है कई तरह की तानाशाही होती है, लिबर्टी आदि की बात बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। और यह जो भाग था, यह भाग जो है यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती थी, लोग अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते थे, उनकी कई तरह की अपॉर्चुनिटी मिला करती थी। तो यहाँ के जो देश, यहाँ के जो वर्कर थे, जो आपके कारीगर हुआ करते थे, जैसे एजुकेशनिस्ट हुए, लॉयर हुए या बिजनेसमैन हुए, वे सारा इधर की ओर भागने लगे थे। तो एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि 25-25 लाख लोग जो है यहाँ से वेस्ट जर्मनी की तरफ जो है चले आए थे। तो यहाँ की जो सरकार हुआ करती थी उस समय, उनको लगा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई, हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो वहां पर फिर जो है यह एक बाग जो है दीवार बनाया गया, वह तार फेंसिंग के जगह पहले बनाया गया था
और फिर उसे कंक्रीट रूप भी दे दिया गया। यह चारों तरफ जब बना था तो इसकी कुल लंबाई थी जो बच्चों वह 155 किलोमीटर की हुआ करती थी। और यह वाल जो है आप देख रहे हैं यहाँ 15 फीट ऊंचा हुआ करती थी। इस पे चढ़ना तो क्या इसके पास फटकना भी मुश्किल हुआ करता था। और पूर्वी जर्मनी की तरफ तो यह स्थिति थी कि वहां के तारों में इलेक्ट्रिक सप्लाई कर किया जाता था ताकि वहां तक कोई आने का प्रयास ही नहीं करते थे। लेकिन पश्चिमी जर्मनी में ऐसा नहीं था। यहाँ के दीवार के आसपास वहाँ की जनता आती थी। वहां पर कई तरह की कलाकारी भी की गई है। इस पिक्चर में आपको नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन वहां पर बहुत सुंदर तरह के दीवारों पे पेंटिंग की गई थी। तो हुआ क्या कि ये स्थिति थी कि यहाँ के लोग यहाँ आने के लिए जो है प्रयासरत थे अपने विकास के लिए। और इसी बीच में यह दीवार जो है बनती है। दीवार तो बन गई। यह दीवार बनी मित्रों 1961 में और 1989 में यह दीवार को गिरा दिया गया। गिराने के पीछे क्या कारण था? गिराने के पीछे बस वही कारण था कि जब यूएसएसआर के समर्थन में यह देश जो था, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी फंडिंग होती थी, यहाँ पर उसकी सरकार की बात मानी जाती थी। तो हम लोग जानते हैं कि 1980 के दशक में लगभग 90 के आसपास में यूएसएसआर की स्थिति जो है कमजोर होने लगी और वह टूटने की स्थिति में आने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो अपने देश में खुद कमजोर होने लगा तो दूसरे देश की रक्षा कैसे करेगा। तो यहाँ पर यहाँ की जो जनता थी वह इसका विरोध करने लगी और विरोध करने के दरमियान जो है वहाँ की सरकार को जो है यह मानना पड़ा। और एक छोटी सी स्टोरी है इसमें। स्टोरी का सच्चाई है कि जब लाइव टेलीकास्ट के दरमियान यह बातें हो रही थी, सरकार के प्रतिनिधि यह घोषणा कर रहे थे कि ठीक है हम लोग इसको जो है खोल देंगे, आने जाने की इजाजत होगी। लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा नहीं था कि तुरंत आने जाने की इजाजत थी, वीजा वगैरह ये सब की व्यवस्था होने वाली थी। लेकिन लाइव टेलीकास्ट के दरमियान पूरा देश उसको देख रहा था, पता था लोगों को कि ऐसी सरकार घोषणा करने वाली है। तो बाई मिस्टेक उनसे यह क्लियर नहीं हो सका और यह ही बात आई सामने कि जो है आने जाने की आजादी होने वाली है। और इतना सुनना कि देखिए यह भीड़ इतनी जुटी कि लोग जो है कंधे पर चढ़ करके दीवार पे चढ़ गए। पूरा जो है वॉल जो है आदमी भर गया। और वहां पर जो है नाइट वॉच जो हुआ करते थे, गार्ड जो हुआ करते थे, वह बेचारे घबरा गए कि इतनी सारी भीड़ आ गई, हम इन पर गोली कैसे चला, क्या करे। अंततोगत्वा उनको जाने दिया गया और यह दीवार जो है 1989 में पूरी सरकार के द्वारा ढा दी गई, तोड़ दी गई और 9 नवंबर 1990 को बच्चों जर्मनी का जो है एकीकरण कर दिया गया। आई होप कि आप लोग को थोड़ी सी समझ जरूर आई होगी। बाकी आप लोग खुद से भी इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। बाकी सारी चीजें इसमें लिखी भी गई है। यह शीत युद्ध के घटनाक्रम के बारे में दिखाया गया है, जो हमने आपकी स्टडी पर्पज से जो है बेहतर मटेरियल कलेक्ट करने के उद्देश्य से हमने यहाँ पे अंकित किया है। आगे की एक स्लाइड और है जिसमें इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत और मार्शल प्लान। यह अमेरिका की जो है विदेश नीति थी, यूएसए की जो है विदेश नीति थी। और एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे आप कि उस समय जो भी कार्रवाई की जाती थी अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा, वह यूएसएसआर के विरोध की जाती थी। और यूएसए के द्वारा जो कार्रवाई की जाती थी बच्चों वह अमेरिका के विरुद्ध होती थी। ठीक है, तो आगे का एक स्लाइड इसमें भी है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ भी रहे हैं और कुछ आगे अभी आने वाला भी है। कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ आगे आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वियतनाम की युद्ध। यह भी बहुत जो है फेमस रही है बात विश्व में। और देखने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इसका पहले सर्वप्रथम नक्शा हम लोग देखेंगे कि विश्व की मानचित्र पे कहाँ स्थित है। देखिए इसे ऊपर में जो है यहाँ पर भी चाइना है। यह नॉर्थ वियतनाम जो है यह यहाँ पर 17 डिग्री जो है समानांतर रेखा जो है उससे इसके दो भागों में जो है बच्चों बांट दिया गया है, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम। यह देखिए छोटा सा ये देश है लाओस,
जो इसका पड़ोसी देश है, इसकी सीमा जो रेखा जो मिलती है दक्षिणी वियतनाम से भी मिलती है और नॉर्थ वियतनाम से भी मिलती है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए इस चित्र के माध्यम से हमने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ की स्थिति इतनी खराब थी वियतनाम पूरे देश की कि वहां पर आने जाने का संसाधन नहीं था, मार्ग जो है ठीक से नहीं थे, आवागमन अच्छी तरह से नहीं की जा सकती थी। यहाँ देखिए जो सैनिक फंसे हुए हैं अपने साथी को जो है कैसे कीचड़, कितने कीचड़ में फंसे हुए हैं, अपने साथी की जान बचाने के लिए जो है उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखिए आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कितने हेलीकॉप्टर जो हैं ये यूएसए के हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी सैनिक यहाँ पे तैनात है, उनकी राशन पानी की व्यवस्था जो है ये लोग अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर रहे हैं। तो यह जो युद्ध था यह फिर से साम्यवाद और पूंजीवाद की जो है दो देशों में लड़ाई की बात आती है बच्चों। एक छोटी सी घटना यहाँ पर घटी थी कि लाओस जो है बहुत को विभाजन बन गया था उस समय यूएसए का। हुआ यह था कि वियतनाम जो है कोरिया पे युद्ध कर इसके खिलाफ जो है आक्रमण कर दिया दक्षिणी वियतनाम के विरुद्ध, और जब इसके समर्थन में जो है चाइना यूएसएसआर आ गया तो इसके समर्थन में भी जो है यूएसए आ गया, ठीक है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह हुई कि जब नॉर्थ वियतनाम ने लाओस से कुछ सहमति ऐसी कर ली कि इसके सैनिक जो है इस क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इसके विरुद्ध राजी हो गए, और यह जो लाओस की कार्रवाई था, डिसीजन जो था ना, वो यूएसए को पसंद नहीं आया बच्चों। और यह इन देशों के बीच की जो लड़ाई थी ये तो बहुत कम परेशान हुए, यह बेचारा इस युद्ध में मारा गया। यहाँ कहा जाता है कि यूएसए ने इतने बम गिराए कि यह बहुत दिनों तक जो है इससे उबर नहीं सका था। और लास्ट में चूंकि पूरा विश्व जो है अपने विकास की ओर ये होने लगा, अपने विकास की ओर उन्मुख होने लगा, तो इनका पक्ष जो है थोड़ा कमजोर हो गया। यूएसए बीच में इनका समर्थन बंद कर देता है, जिसके कारण इसकी जो है हार हो जाती है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चले। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड से आपको न सिर्फ इस क्लास के संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बल्कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नैम से संबंधित, नैम अर्थात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से संबंधित जो है प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इसके पीछे जो है बहुत हाथ जो रहा था वह पीछे के स्लाइड में हम लोग अभी बात किए थे कि पूरा विश्व जो है दो भागों में बटा हुआ था। तीसरा विश्व जो है था वह भारत भी था उसमें। तो वही तीसरे जो दुनिया है उन देशों ने यह संगठन बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से, जो एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन हुआ था वह 1955 में बन करके तैयार हुआ बच्चों। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुअल चीज हमने आपके लिए अंकित किया है कि यह इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ, और अभी वर्तमान में इसके 120 देश हैं। जब यह बना था तो उसमें 25 देश हुआ करते थे, और इसको बनाने में 5 ऐसे देश के जो लीडर थे वह महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे, जिसमें अपने देश के जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नासिर जो मिस्र के थे, टीटो जो यूगोस्लाविया के थे, सुकर्नो जो इंडोनेशिया के थे, एवं न्यूक्रिमा जो घाना के थे। बच्चों इससे भी आपको प्रश्न बराबर आपको देखने में मिल जाएगा कि जो है नैम के स्थापित करने में किन लीडर्स की जो है भूमिका थी। तो यहाँ पर कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन जो है लीडर्स की थी, उसमें उपयोगिता किनका रोल अदा किया गया। तो इसको आप एक निमोनिक के जरिए भी याद कर सकते हैं, जो मैं याद करता था कि मैं भी इसमें कभी कभी पहले भ्रम में पड़ जाता था, तो मैं इसको एक निमोनिक बनाया अपना याद करने का। एन जरा सा थोड़ा सा हम बोर्ड पे आते हैं। नैम लीडर्स जो हैं उनको याद करने का तरीका जो है बच्चों हमने अपना अपनाया NQST, या ST को आगे भी आप रख सकते हैं, NQ बाद में भी कर सकते हैं। इसके पीछे क्या था इसको देखने का समझने का प्रयास करते हैं। NQ का मतलब क्या होता है? N3 बार, यही ना मैथ में
और एसटी। तो यहां से चलेंगे नेहरू, नासिर, न्यूक्रुमा, सुकर्णो और टीटो। अब पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा नाम आपको जितना याद करेगा वो भ्रम में आपको डालेगा। प्रश्न में आपका नेहरू जरूर लिखा हुआ आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि केवल जवाहरलाल लिखा हुआ आएगा, नेहरू जरूर लिखा हुआ रहेगा। नेहरू पूरा नाम आए ना आए, नेहरू जरूर लिखा हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पर याद करने का जो तरीका है, हम लोग इनके लीडर्स को तो याद कर लिए। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस देश के थे, फिर बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं, बल्कि बच्चे क्या बड़े लोग भी इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं। तो देखिए नेहरू को तो हम लोग याद कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हम लोग भारत के हैं, तो इसे याद रखेंगे नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। नासिर एम से शुरू होता है, तो इसके पहले क्या आता है, एम आता है, तो मिस्र की ओर हम लोग याद करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो है टीटो, टीटो क्या होता है, टी से शुरू होता है, तो इसके बाद क्या आता है, यू आता है, तो ये यूगोस्लाविया से आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। सुकर्णो ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडोनेशिया से है, ये याद करना पड़ेगा। और ये न्यूक्रोमा जो है, ये घाना के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार करके आप छोटे छोटे निमोनिक बनाएंगे ना, तो आपको बड़ी बड़ी चीजें जो है एक कहानी के माध्यम से याद हो जाया करेगी। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं कि आगे और इसमें क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, यह क्यों बना, इसके उद्देश्य क्या थे। विश्व राजनीति में हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि दो तरह की विचारधाराएं थी, लेकिन ये तीसरी दुनिया के जो देश थे वह उन दोनों पॉलिसी की ओर नहीं जाना चाह रहे थे। वह चाह रहे थे क्या, कि हम अपनी नई राह बनाएंगे, हमारी जो जरूरत है उसके अनुसार जो है काम करेंगे, हम स्वयं अपना डिसीजन लेंगे और हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है कार्य करेंगे। क्योंकि पहले भी हम आपसे डिस्कस किए थे कि यह जो संगठन बना था वह तीसरी दुनिया के देशों के द्वारा बनाया गया था, जो कभी न कभी किसी न किसी के गुलाम रहा करते थे। तो यह जो संगठन बना, तो इसके जरिए फिर एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की भी बात सामने आई, जो आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर एक तुलनात्मक अध्ययन जो है पांचों नेताओं का जो है हम लोग यहाँ पर वाइड पिक्चर दे दिए हैं, ताकि आप जो है बाद में इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। इनका डिटेल्स हमने अभी बता दिया है आपको। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू है, नासिर है, यह जो है टीटो है, ये सुकर्णो है और ये न्यूक्रुमा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि नैम जो है वह बना था आपको 1955 में, आज हो गया 2021, क्या इसकी कोई उपयोगिता है? तो यह हम लोग देखने का प्रयास इस स्लाइड के माध्यम से करेंगे। देखिए आज भी यह जो है उपयोगिता इसकी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि इसकी पॉलिसी जो रही है वह शांति स्थापित करने की रही है। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध और साम्राज्यवाद के विरुद्ध कार्य करने की रही है। यह आर्थिक उन्नति की बात करता है। हम लोग यह जानते हैं कि कोई भी जो शक्ति संपन्न जो व्यक्ति होता है या देश होता है वह अपनी शक्ति को कम नहीं करना चाहता है। तो यह कभी ही नहीं मानी जा सकती है बात कि दो प्रथम दुनिया थी और दूसरे दुनिया थी, वह तीसरी दुनिया को अपने अधिकार कहेगा कि ले जाओ तुम, इतना तुम्हारा अधिकार हो गया आज से और आप अपना काम करते रहो। तो ऐसी बात नहीं हो सकती थी संभव। तो तीसरी दुनिया के जो देश थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से यह मांग किए कि हम लोग को भी अपने विकास करने की जो है आजादी होनी चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। और इसी उद्देश्य से जो है एक न्यू नाम का जो आंदोलन चलता है, नव इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से बात सामने आती है। और उसमें जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम लोग जानते हैं कि जो है आज यह नैम जो है एक आंदोलन न रह करके एक आइडियोलॉजी हो गई है, एक विचारधारा हो गई है, जिसे आज बहुत से देश फॉलो करते हैं दोस्तों। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं
अभी जस्ट बात किए थे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की। क्या हुआ था इसमें, कैसे इसकी स्थापना हुई थी, तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि 1972 का समय था और अंकटाड या कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में प्रश्न आता भी है कि अंकटाड का क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसे याद रखेंगे आप लोग, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यह 1972 की घटना है जिसमें एक रिपोर्ट आई थी टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस प्रस्ताव, इस रिपोर्ट के अनुसार यह मांग की गई कि जो है विकसित देश के जो संसाधन हुआ करते थे वो पश्चिम के देश जो यूज करते थे उस पर जो है अधिकार, जो क्या बोलते हैं उसको, नैम के जो सदस्य थे, तीसरी दुनिया के सदस्य थे, उस पर भी उनको होना चाहिए। और जो है पश्चिमी जो विकसित देश थे वहां के बाजार तक जो है इन देशों की पहुंच भी होनी चाहिए थी। पश्चिमी देशों के द्वारा जो है डेवलप वहां की टेक्नोलॉजी जो थी वह इन देशों में भी आनी चाहिए थी। इस तरह की चार जो है बिंदु पर बात हुई थी दोस्तों कि ये चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ऐसा मांग होने के बाद तुरंत पूर्ति नहीं होती है। 1961 में इस तरह की जब पहली बैठक हुई थी नैम की तो उसमें इस तरह की बात नहीं आई थी, लेकिन 1970 के दशक में यह बात जो है, यह मांग जो है बहुत जोर पकड़ने लगी और अंततोगत्वा 1980 के दशक में यह ठंडी भी पड़ने लगी। उसका कारण यह था कि जितने भी विकसित देश जो थे वह इसका काफी मिलकर विरोध करने लगे कि जो है ऐसा कैसे हो सकता है, हम अपना अधिकार क्यों देंगे, और हमने अपना इसके जो है समर्थ के हिसाब से अपना किया है। और ऐसे भी एक जो है हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक है जो कहते हैं कि कोई भी जो बिल्ली होती है अपने चूहे को कभी लिबर्टी देना नहीं पसंद करती है, तो क्यों अपना कोई विकसित देश जो है अपना अधिकार जो है बांटने का प्रयास करेगा बच्चों। चलिए तो आगे थोड़ा सा जो है हम लोग अब अंत की ओर पहुंच रहे हैं और इस दरमियान जो है कई सारी परमाणु संधियां हुआ थी और उन परमाणु संधियों में जो है सबसे पहली जो संधि थी वह LTBT अर्थात लिमिटेड टेस्ट बैंक ट्रीटी थी और यह संधि जो हुई थी बच्चों, इस पर हस्ताक्षर 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में हुआ था और अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ये सारी जो ट्रीटी हुई है वह परमाणु जो हथियार हैं उसको कम करने के उद्देश्य से हुआ। ठीक है, आगे दूसरी ट्रीटी जो हुई है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के नाम से जानी जाती है और यह जो 5 अस्थायी सदस्य जो हैं अभी यूएनओ के, उनके बीच में हुई थी और यह संधि इसलिए हुई थी ताकि जो 1967 तक जो भी देश परमाणु संपन्न थे वही देशों को यह माना जाएगा कि परमाणु शक्ति संपन्न है। उसके बाद अगर कोई भी कार्रवाई ऐसी करता है, परमाणु परीक्षण करने की बात करता है, तो उसके पर बैन लगाने की बात हुई थी। और यह आप जान लीजिए कि यह वह ट्रीटी है जिसका विरोध भारत हमेशा करता रहा है और आज भी भारत इस संधि पे साइन नहीं किया है। ठीक है, इसे आप बीच में जो है बच्चों नोट करते जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, बहुत सी चीजें स्लाइड में नहीं लिखी हुई होती है, समझाने के क्रम में जो है हम लोग बोल देते हैं, उसे आप बीच बीच में जरूर नोट कर लिया करेंगे। उसी प्रकार देखिए एक संधि आती है सॉल्ट 1 के नाम से, फिर सॉल्ट 2 के नाम से जो एक संधि आती है। यह संधि 1972, ये तो संधि नहीं, एक वार्ता होती है, शुरुआत होती है अमेरिका और यूएसए के बीच में जो है संधि जो है परमाणु हथियार है उसको कम जो है यूज करने के लिए करके बात बढ़ती है और यह लागू जो है 1972 में होती है। फिर उसी समय दूसरी जो है वार्ता शुरू हो जाती है। दोनों देशों का जो है देखिए राष्ट्रपति हमेशा यहाँ जो है भाग लेंगे। यहाँ दूसरे में जो है जिमी कार्टर जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे और यहाँ पर ब्रेजनेव जो थे, लियोनिड ब्रेजनेव जो यूएसएसआर के लीडर हुआ करते थे, इस दोनों ने जो है प्रथम साल्ट और कार्ट में जो है भाग लिया था। ठीक है, चले आगे हम लोग। चलिए तो ये एक लास्ट में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो है स्टार्ट नाम की एक ट्रीटी हुई थी जिसपे हस्ताक्षर 1991 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो सदस्य जो थे वह
अमेरिका की तरफ से जॉर्ज बुश सीनियर हुआ करते थे और सोवियत के तरफ से जो है मिखाइल गोर्बाचेव हुआ करते थे। यह संधि जो है 5 दिसंबर 1994 से लागू हुई और इनका भी जो लक्ष्य जो था वह परमाणु संधि, परमाणु इस्तेमाल का जो है कम से कम उपयोग करने की बात आई थी सामने। उसी प्रकार यह दूसरी जो है स्टार्ट 2 आई बच्चों, जो 1993 में साइन हुआ था और उसी प्रकार इसमें जॉर्ज बुश सीनियर ही थे, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति यूएसएसआर के जो है बदल जाते हैं, राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन जो है इस पे साइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अंत की ओर पहुंच रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अभी बात कर रहे थे कि नैम जो है तीसरी दुनिया के द्वारा जो है बनाया गया था और यहाँ पर भारत की क्या स्थिति थी, तो देखिए यह समझने का हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से प्रयास करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय फैसला जो था वह भारत उस समय स्वयं ले सकता था। वह अपनी स्थिति इस प्रकार बना के रखा था कि किसी भी पक्ष में, किसी भी गुट में जाने को तैयार वह नहीं था। उसका लाभ इसको यह मिला था कि वह दोनों देशों के लिए न तो वह दुश्मन बना था और न ही वह दोस्त बना था, तो वह किसी के पक्ष में भी वह जा सकता था, उसके लिए दोनों के दरवाजे खुले हुए थे। और तो और वो इस स्थिति में भी था कि कोई भी महाशक्ति भारत को इग्नोर भी नहीं कर सकती थी और उसके खिलाफ जो है बेफिक्र भी नहीं रह सकती थी। इस तरह का बात जो है वह अपनी धौस जमाने के विरोध में भारत जो हमेशा खड़ा रहा था। लेकिन अब थोड़ी सी हम इसकी आलोचना की भी बात कर लेते हैं। नैम की जो है बहुत सारी अच्छाइयां हम लोग जानते हैं और है भी अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी चीज की क्रिटिसाइज तो होनी ही होती है। तो इसे कुछ लोगों का मानना है कि नैम जो है सिद्धांत विहीन है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है, यह पलटते रहता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। और भारत के व्यवहार में भी जो है स्थिरता नहीं रही है नैम के विरोध में। हुआ क्या था दोस्तों कि भारत तो यह कहता है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश की समस्या भारत के सामने आई तो वह जो है यूएसएसआर के साथ समझौता कर लेता है। समझौता क्यों करता है? क्योंकि वह बांग्लादेश का संकट को टालने के लिए वह यूएसएसआर से मदद लेता है और यूएसएसआर उसको उस समय मदद भी करता है। तो कहीं न कहीं यह बात को लेकर के विश्व राजनीति में यह मानी जाती है बात कि जो है इसका जो है पक्ष जो है सही नहीं रहा है, लेकिन खैर वह अलग बात है, हम इस पे नहीं जाएंगे कि क्या कहते हैं लोग, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आज भी है और आगे भी संभवतः बनी रहेगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग को इस अंत में हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों को कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो शीत युद्ध को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद किया था और यह गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वह आज भी एक विचारधारा के रूप में चल रही है। इसमें कहीं कोई मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, लेकिन खैर बहुत तरह के लोग हैं, हर तरह की बात होती है। तो यही बच्चों आज के चैप्टर में हम लोग जाने समझ पाए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस पाठ से कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको आए तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे भी कुछ स्लाइड्स में बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व करने में सक्षम हो गए होंगे। मैंने इसमें जानबूझ करके आंसर आपको नहीं दिया है ताकि यह होमवर्क के रूप में आप यूज करेंगे और यदि आपसे ना बने तो आप जो है YouTube के माध्यम से हम लोग से संपर्क करेंगे। हम लोग यथासंभव जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि आपके डाउट्स, आपके सवाल जो है उसको क्लियर कर सकें। यहाँ देखिए एक स्लाइड में और 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, यहाँ भी मैंने आंसर नहीं दिया है ताकि आप जो है कुछ उसको कर सकें। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोग का, आप लोग इसको देख सके और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम लोग इसमें और ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सके। धन्यवाद।